चलो चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है ना। देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पहले वो होता था, मतलब कि इम्पोर्टेंट होता था सीए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली ये जो है, जैसे अपन लोग आर्टिकल्स नहीं करते, तो उसमें जो सीनियर मेंबर्स होते थे ना, वो करते थे ये वाला मेनली काम। अरे ठीक है ना। ये पूरा स्टार्टिंग का है। देखो, अपन ने सबसे पहले चैप्टर में ये पढ़ा कि भाई ऑडिट क्यों करते हैं, उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है। ठीक है। इस वाले चैप्टर में हम पूरा शुरू से, मतलब जब समझो कि कोई कंपनी आएगी, कोई बोल रहा है कि भाई हमारा ऑडिट कर दो, तो वहां से स्टार्ट करके हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे अपने ऑफिस से, एक सीए का ऑफिस सोचना पड़ेगा। अरे सुन, लगभग बड़ी फर्म सोचो और बड़ी कंपनी सोचो जिससे ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो सीए फर्म है वो कैसे सिलेक्ट करेगी अपने आगे बंदे, इंस्टीट्यूट की क्या गाइडलाइंस है, कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो वैसे तो यहाँ मेनली हम लोग इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस ही पढ़ने वाले हैं। अगर उस पर कुछ स्टैंडर्ड है तो वो, बाकी ना, मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो लीगल टाइप का जो कंटेंट है वो तो स्टैंडर्ड्स में ही, बाकी थोड़ा सा जेनरिक है, लेकिन तुम लोग के लिए स्पेसिफिक। जेनरिक है लेकिन तुम लोग के लिए स्पेसिफिक है। इस बात पे क्या मतलब है कि तुम जो पढ़ोगे उसमें बिल्कुल नॉर्मल बात है, जिसके कई रास्ते हो सकते हैं, पर जो रास्ता इसने बता दिया है, और इसके हिसाब से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन और आंसर ड्राफ्ट होते हैं और उसके हिसाब से चेकिंग होती है। तो हमको थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन ये आपको ओवरऑल समझ में तभी आएगा जब अपन इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देख लो कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग पढ़ो, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। आ रहा है समझ में। ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ, जब समझने के पॉइंट ऑफ से अपन देखते हैं, ठीक है, तो उनको ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, इसमें कोई खास अंतर समझ में नहीं आएगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में बहुत खास अंतर जो है वो समझ में आने वाला नहीं। ठीक है ना। और एक्चुअली में अगर अपन लॉजिकली सोचेंगे ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिक्स भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रैटेजी में दिया हुआ है वो अपने को पढ़ना है स्ट्रैटेजी में, और जो प्लानिंग में दिया है वो प्लानिंग में पढ़ना है। बिल्कुल सेम नहीं है कंटेंट, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारा दिमाग कहेगा अरे यार ये तो प्लानिंग में भी हो सकता है, प्लानिंग की कुछ चीज हो सकता है हम बोले कि अरे यार ये तो स्ट्रैटेजी में भी हो सकती है। इन जनरल स्ट्रैटेजी मतलब ओवरऑल, और प्लान मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक, प्रोग्राम अल्टीमेट लेवल पर स्पेसिफिक जाएगा। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी का ऑडिट करता है, ठीक है ना, सबसे ब्रॉड व्यू जो वो बनाए वो ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा। ठीक है। फिर वो पूरे ओवरऑल ऑडिट को प्लान करेगा, वो प्लानिंग होगा। फिर एक पर्टिकुलर चीज की भी चेकिंग कैसे होगी, इसके बारे में जो कंटेंट, वो क्या कहलाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। इस लेवल तक जाता है। अरे सुनो, आपको प्रैक्टिकली अगर इसके प्रकार देखने जाओगे ना, टाइप, तो मतलब आपको सैकड़ों टाइप मिल जाएंगे। क्लियर है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, पहली बात तो ये है, ठीक है, कि ऑडिटर को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समय लिखते भी जाओ, है ना। तो चलिए, स्टैंडर्ड ऑडिट 300 जो है ना, वो प्लानिंग पे, ऐसे 300 प्लानिंग पे, मतलब तुम समझो कि पढ़ते पढ़ते तुम अपने जैसे नोट्स नहीं बनाते हो, उस तरीके का कर लो। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि यार क्या प्लानिंग करनी इतनी जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली में देखो ऐसा है, ठीक है, कि एक कंपनी में ना लाखों ट्रांजेक्शन हो सकते हो। ठीक है ना। तुम कभी भी सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी सारे चेक नहीं कर पाओगे। और अगर सारे चेक नहीं कर पाओगे, सैंपल बेसिस पे ही चेक कर पाओगे, तो फिर तो ये और ज्यादा जरूरी हो गया
कि आप क्या करो, प्लान करो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्यों प्लान। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो मतलब प्लानिंग करनी चाहिए या प्लानिंग करनी पड़ेगी, बताओ। ऑडिटर जो है उसको प्लानिंग करनी चाहिए या प्लानिंग करनी पड़ेगी, बताओ। प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? देखो, ऐसे 300, ऐसे 300 का मतलब क्या है कि ये बात स्टैंडर्ड में लिखी हुई, और स्टैंडर्ड में लिखी हुई है मतलब कि क्या करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, निभाना ही पड़ेगा। नाम क्या है देखो, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? याद रखना हम लोग मेनली कौन से ऑडिट की बात कर रहे हैं, जो कंपनी का ऑडिट है उसकी बात कर रहे हैं। जो कंपनी का ऑडिट है उसमें मेनली हमारे सामने क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, मतलब कंपनी में तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं, है ना? उसमें बहुत सारे ब्रॉड एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लायबिलिटी होता है। उन वो अमाउंट्स कैसे आए फाइनेंशियल्स में, वो जो अमाउंट आए हैं वो कैसे आए, पूरे साल भर का नहीं नहीं, वो पॉलिसी वाला मैटर नहीं है, पर वो जो अमाउंट्स आए हैं वो टोटल है पूरे साल का। क्लियर है ना? तो उसके पूरे साल के कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे मतलब, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आपको कहाँ मिलेंगे, लेजर्स वगैरह में। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैकवर्ड जाओ। ठीक है? आपको ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने उसमें जो भी अमाउंट आ रहा है वो पूरे साल का टोटल, पूरे साल का टोटल है, तो पूरे साल के कौन कौन से ट्रांजेक्शन है उसके लिए आपको लेजर पे जाना पड़ेगा। लेजर दिखेगा कि अच्छा ये सब ट्रांजेक्शन की हो गई। अरे अब मैं अगर मान लो कोई एक ट्रांजेक्शन उठाऊं तो फिर मैं उसके जर्नल पे जाऊं, उसके नरेशन से मुझे पता लगेगा कि ये क्या हुआ, उसके मुझे सबूत देखने पड़ते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, तो पूरे फाइनेंशियल देख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में मुझे दिखा कि एडवर्टाइजमेंट है 5 करोड़ का। अच्छा, तो 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट ने जब वो उठाया, उसका लेजर उठाया, तो मुझे पता चला कि 5 करोड़ जो है वो टोटल है एक साल का। और 5-5 लाख के, 3-3 लाख के, 2 लाख के, कोई 10 लाख का, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है? अलग अलग जगह कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कराया है, और वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसका मतलब हर एडवर्टाइजमेंट का जो टोटल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना दिख रहा था, 5 करोड़। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, हमने कहा चलो इसकी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन था 10 लाख का, जिसमें उन लोगों ने बोला हुआ था कि भैया ये हमने अ, ये 5 लाख की ऐड करके हमने इंस्टा आ रहा है। ठीक है ना? तो उसका ट्रांजेक्शन डाला हुआ। ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हाँ इसका वो दिखाओ, सबूत आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि अरे ये तो सर हमने ऐड चलाई थी, वो चली 1 महीना और 5 लाख रुपए कट गए, और बस। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो हमने कहा कि तो वो मतलब, तो कहता कि सर ऐड तो हो गई ना, तो पिछले साल की बात थी, तो ये दिखा रहे। हमने कहा तो बैंक से पैसे कटे होंगे इतने। ठीक है? कितने का था, 5 लाख, 5,45,500। समझ में आ रहा है? कितना अमाउंट था? उनका भैया ये अमाउंट आया होगा तुम्हारा। तो कह रहा सर कि ये डायरेक्ट तो जो है आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो मतलब वो लोग शुरू में थोड़ा काट लेते हैं, बाद में थोड़ा काट लेते हैं। उनका तो टोटल मिलवाओगे बैंक अकाउंट से ही कटा होगा ना, कैश तो देने का ही नहीं होगा मार्क जुकरबर्ग को। आ रहा है समझ? तो फिर इसका मतलब एक सबूत क्या हो गया कि बैंक से अकाउंट से पैसा कटा। पर ये तो कुछ भी हो सकता है ना कि भाई तुमने डाल दिया और तुमने पहले से प्लान करके रख लो, क्या इस सबूत के बेसिस पे बस निकाल लो? नहीं। तो क्या होता है, अब यहाँ पर समझो कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करने जाता है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उसको भी नॉलेज होनी जरूरी पड़ती है। वो आपको मिलता है आर्टिकलशिप में, जो आप अलग अलग काम करते हैं, जो चीज कॉमन होती है। तो फेसबुक के ऐड किस तरीके से चलते हैं या इंस्टा के ऐड कैसे चलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो लोग एक इनवॉइस जनरेट करते हैं,
और जब आप उसके अकाउंट में जाओगे तो वो एड स्पेंड आपको अलग से दिखाता है। आ रहा है इसमें? तो जब मैं कंपनी से बोलूंगा कि भैया इसका अकाउंट खोलो और दिखाओ, आ रहा है इसमें? तो उन्होंने अकाउंट खोला और फिर वो दिखाया। अब ध्यान से समझना, क्या ऐड थी वो भी उसमें रहता है, क्योंकि मान लो कोई अपनी पर्सनल ऐड करे और किसके नाम से दिखा दे, कंपनी के नाम से, तो क्या इसका मतलब? फिर तो हम सारे पर्सनल खर्चे करते जाएंगे, तो उसी पे ऐड भी आता है। तो वो किस अकाउंट से किया गया है, वो किसने किया है, ये सब देखने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि हाँ ये खर्चा कंपनी का है, ये एक ऑब्जेक्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप इमेजिन करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने आइटम होते हैं और वो कैसे कैसे चेक होंगे। मतलब ये समझ रहे हो ना कि भाई मामला थोड़ा सा मतलब डिटेल्ड। अरे चेकिंग वेकिंग है वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, मतलब डिटेल। ये बात क्लियर? ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि अगर आप प्लान नहीं करो, आप क्या सारे एडवर्टाइजमेंट की कर पाओ? 70 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं उन्होंने, हर एक की चेकिंग नहीं कर पाओगे। अरे आप क्या कर पाओगे? सिर्फ सैंपल चेकिंग। क्लियर है? तो आपको सैंपल चेकिंग के बेस पे ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल सही है या नहीं। कुछ एक आध छोटे अमाउंट का भी ले लोगे, बड़े अमाउंट के तो सारे लोग ही, क्योंकि भैया इन लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं कितना एडवर्टाइजमेंट, तो ऑडिटर को इस बात पे कमेंट करना है। ठीक है ना? देखो क्लाइंट फ्रॉड या वो सब कैसे करेंगे। अब अगर मान लो कि उसने एक आध बिल इंक्लूड कर दिया होगा पर्सनल और वो ऑडिटर के सैंपल में नहीं थी, तो फिर तो ऑडिटर की चेकिंग गलत नहीं होगी? क्या ओपिनियन है तुम्हारा, बताओ? इसमें मेन बहुत सारा ना डिस्कशन पे होगा, तुमको भी अपना बताना पड़ेगा। बताओ। किस पे? वेरी गुड। अगर एक ही बिल इंक्लूड किया ना तो गलत तो है वो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उतना फर्क नहीं पड़े। मतलब पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड नहीं बोलूंगे कि हम कि हाँ यार ये मटेरियली मिस स्टेटेड, क्योंकि जो यूजर देख रहा है, अगर 5 करोड़ दिख रहा है उसको, जबकि वो एक्चुअली में 4 करोड़ 90 लाख, तो क्या यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा? सोच के देखो। नहीं ना। तो 10 लाख की गड़बड़ी भी क्या है, हो सकती है ऑडिटर की चेकिंग के बाद, क्योंकि वो एक बिल में किया गया था और वो बिल उसके सैंपल में नहीं, और बड़े अमाउंट के सारे सैंपल ले ही लेते हैं। इसीलिए ऑडिटर जो है वो कौन सा वाला अश्योरेंस देता है बेटा, रीजनेबल। हरे समझ। और कुछ एक गलती अगर निकल भी जाए उसकी चेकिंग के बाद, तो वैसे भी कोई वो फ्रॉड व्रॉड ढूंढने तो गया नहीं है। वो बेसिकली ये बताने गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी अमाउंट आ रहा है वो ओवरऑल व्यू सही दिखा रहे हैं या नहीं। क्लियर है? ठीक है ना? तो इसमें क्या बोल रहा है, auditor की responsibility to plan and audit of financial statement. It states that the objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner. Clear है? ठीक है? अब क्यों प्लानिंग नेसेसरी? प्लानिंग ensures effective and timely completion of audit in line with the professional standards. It aids in conducting the audit engagement effectively. बहुत सिंपल सी बात है एक्चुअली में। क्या होता है प्लानिंग? अच्छा कंप्लीशन होता है ऑडिट का, अच्छे से ऑडिट होता है और टाइमली हो जाता है। देखो दोनों चीज की रेलेवेंस है। अगर टाइमली नहीं होगा ऑडिट तो क्या होगा, रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए सब कुछ फिक्स है। आरओसी जानते हो ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहां पर फाइलिंग करनी पड़ती है। तो हर चीज ना फिक्स है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स मतलब 31 को वो होंगे, उसके बाद फिर ऑडिट होगा, ऑडिट कितनी डेट तक फाइनल हो जाएगा, लगभग लगभग। अरे समझो कुछ गड़बड़ नहीं निकली तो फिर कंपनी की एजीएम होगी, फिर आरओसी में फाइलिंग होगी, ये सारा कुछ एकदम बिल्कुल वो रहता है। इसीलिए ऑडिट भी टाइमली कंप्लीट होना होता है। ये नहीं कि तुम 1 साल से ऑडिट ही करते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। समझ ना रहे? जो बड़ी कंपनीज रहती है ना, वो मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल एंड तक, मई के शुरू तक तो सब फाइनल हो जाता है उनका।
आ रहा है समझ, क्योंकि उनको अपने फाइनेंशियल्स वगैरह पब्लिश करने होते हैं जल्दी से जल्दी। क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड मैं ठीक है बेटा। ठीक है, प्लानिंग से क्या फायदा है? गलती कहाँ हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती कहाँ हो सकती है? कहीं भी। नहीं आया समझ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती कहाँ हो सकती है? कहीं भी। ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा? पूरे का ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे का ध्यान कैसे रखोगे? प्लान करके। अरे समझ में? अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़े? कब ऐसा होगा? मैं ऑडिटर हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने गया हूँ। तो क्या सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि मेरे लिए ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं नहीं, कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, कुछ चीजों पे कम? क्या ऐसा पॉसिबल है? कब? केस बताओ एक। वेरी गुड। भाई, कोई चीज 20 लाख की है, कोई चीज 2 लाख की है, किस पे ज्यादा ध्यान दोगे? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो प्लानिंग अगर आप करोगे तो आप एक्चुअली में अटेंशन एलोकेशन कर पाओगे। समझ में आ रहा है? प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको आपको ध्यान से चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स। सेल्स वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा अच्छे से चेक करना पड़ता है। देखो, इसमें बहुत सारा रोल एक्सपीरियंस का हो जाता है। आ रहा है समझ में? कि ऑडिटर जो मल्टीपल टाइम्स ऑडिट कर चुका है ना, उसको पता होता है कि यार कौन कौन सी जगहों पर एक्चुअली में गड़बड़ होती है। एक नया व्यक्ति आता है ना, तो उसको लगता है कि यार पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। बट एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को पता रहता है कि आम तौर पर लोग जब गड़बड़ करते हैं तो कौन से एरिया में करते हैं। तो इससे फर्क आ जाता है। क्लियर है? फिर इशू एंटिसिपेशन। अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आपको पहले ही पता लग जाती हैं। समझो, मैं जब एक्चुअल में ऑडिट करूंगा ना, चार चीजें मुझे तब पता चलेंगी कि अरे यार यहाँ प्रॉब्लम आ गई, अरे यार वहां प्रॉब्लम आ गई। पर अगर आप प्लान पहले से कर लोगे तो पता क्या होगा? जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो भी आपको क्या होंगी, पहले से ही पता लग जाएंगी। समझ में आ रहा है? कह रहे यार ये वाले में तो बहुत ही सारे हैं, यहाँ तो अपने को टाइम लग जाएगा, या कुछ भी ऐसा। क्लियर है? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्लानिंग से किन चीजों में हेल्प मिलती है। अब एक चीज समझना, देखो, अगर मान लो ये 11th 12th होता ना, तो प्लानिंग से क्या हेल्प मिलती है, आप अपने माइंड से सोच करके कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। बट जो इंस्टीट्यूट की चेकिंग स्टाइल वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ कि आपको यही वाले पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स मैंने रैंडम इंक्लूड नहीं किए हुए। ये पॉइंट्स आपके पूरे के पूरे तो मॉड्यूल देख रहे हो, तो ये पूरे पॉइंट्स किसके हिसाब से लिखे हुए हैं? मॉड्यूल के हिसाब से। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ये? है ना? चलो, फिर क्या है? एंगेजमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट में ना मुझे कोई काम पहले करना पड़ता है, कोई काम बाद में। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, तो कुछ कुछ काम करते करते मैं बीच में फंस जाऊंगा। आप समझो, डेटर्स और सेल्स जुड़े हुए हैं, और फिर सेल्स और कैश भी जुड़े हुए हैं, डेटर्स और कैश भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हर चीज एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। आपको कोई एक चीज चेक करनी है तो आपको दूसरी चीज भी चेक करनी होगी। अगर आप प्लान कर लोगे तो आपको पता है कि भैया डेटर्स जिसको दे रहे हो उसी को कैश भी दे दो, उसी को सेल्स भी दे दो। बस चला, डेटर्स और फिक्स एसेट किसी को दे दिया, सेल्स और करंट लायबिलिटी किसी और को दे दिया, तो फिर उससे बहुत दिक्कत होगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि हर व्यक्ति क्या करेगा, एक बार बार उसको दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, इफेक्टिवनेस उतनी रहेगी नहीं। आप ऑडिट का सेटअप सोच करके चलना। आ रहा है समझ में? मैं जो बता रहा हूँ वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि आप एक सीए फर्म में हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, कुछ केसेस में आपको सीए भी बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और आपको एक कंपनी का ऑडिट मिला है, उस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, नाउ यू आर प्लानिंग कि भैया हम ऑडिट कैसे करें। समझ में आ रहा है? इस सेटअप को रख करके आपको आगे चलना पड़ेगा। क्लियर है? टीम सिलेक्शन करनी है आपको। टीम सिलेक्शन कैसे होगी बताओ? आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप चुन रहे हो अपने ऑफिस में से कि किसको किसको ले जाए, किस बेसिस पे होगा बताओ? वेरी गुड। क्योंकि आपके पास अलग अलग लेवल के होते हैं। आप ऑफिस में जाओगे ना सीए के, तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल होते हैं, सेकंड ईयर आर्टिकल होते हैं, थर्ड ईयर होते हैं, उन सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। आ रहा है समझ में? क्यों? थर्ड ईयर आर्टिकल रहता है वो एज गुड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो इतना काम कर चुका होता है। ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले को बहुत सारा कुछ जो है वो बताना पड़ता है, वो नया होता है, उसको नहीं पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। उसके अलावा कोई कोई कंपनी का ही काम जो रहता है वो टफ रहता है, किसी किसी कंपनी का इजी रहता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम अगर करने जाओगे तो आप बहुत फैला रहता है। ठीक है ना, साइटों पे बहुत सारा काम होता है, ओपन कैश पे बहुत सारा काम होता है। ठीक है। मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जिसका सारा काम ऑनलाइन चलता है, उसके लिए उसका चेक करना बहुत इजी, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं? बैंक के थ्रू, हार्डली कैश के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो चेकिंग वेकिंग जो है वो क्या रहेगी, इजी रहेगी। क्लियर है? तो असिस्ट इन चूजिंग टीम मेंबर्स विद अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड असाइनिंग टास्क अकॉर्डिंगली। तो टीम सिलेक्शन आप प्रॉपर कर सकते हो। क्लियर है? आपको प्लानिंग क्यों करनी है, हम इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। प्लानिंग कैसे करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, एंड व्हाई प्लानिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्वेश्चन। सुपरविजन इन रिव्यू, देखो, जिम्मेदारी चार्टर अकाउंटेंट की रहती है, काम सारे लोग करते हैं। हो सकता है कि 5 लोगों की टीम जा रही है, लेकिन साइन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा ना। तो बाकी जो 4 लोग हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब उन्होंने अगर मान लो गड़बड़ चेकिंग की, तो नाम किसका आ जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो मतलब फिर कुछ भी करें चेकिंग, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये भी प्लान करना पड़ेगा कि हाउ विल आई सुपरवाइज, हाउ विल आई रिव्यू द वर्क। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? किसी ने कोई भी वर्क कर दिया, कैसे भी कर दिया, तो क्या होगा? आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? तो एड्स इन डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? किसी का भी काम इंडिपेंडेंट अकेला नहीं है कि भैया अच्छा मुझे ये टास्क मिला है, मैं अपना करूंगा, मुझे भी कोई मतलब नहीं, 4 दिन बाद मिलना, मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी में हर चीज जो है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? तो आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप प्लान कर लोगे तो कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों प्लानिंग समझ में आ गया? ठीक है ना? है ना? मैं इसकी डिटेलिंग आपकी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट्स आ जाए, ये तो वैसे भी आप याद कर लोगे। पर इसके डिस्कशन के समय मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, समझ में रहे कि सोचो कि आप ऑडिट में गए, इन सिनेरियो को हम लोग बार बार रिक्रिएट करेंगे। समझ में रहे? तो आप इसी सिनेरियो के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग टॉपिक्स में समझेंगे कि अच्छा यहाँ ऐसे होता है, अच्छा यहाँ ऐसे होता है, ये सब है कुछ। क्लियर है? ठीक है ना? अब इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिस्क। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिस्क, प्लानिंग कर लोगे तो रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है। और प्रॉपर प्लानिंग से
ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, इस बात के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑडिट रिस्क। क्या होता है ऑडिट रिस्क? ऑडिट, वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मीनिंग क्या होता है वो निकलता वैसे है, उसका मीनिंग क्या होता है ऑडिट रिस्क का? इनकम्प्लीट है। और ऑडिट रिस्क, ध्यान से सुनो। ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया वो कितना गलत है, सेम बात नहीं है, ध्यान से समझना, अलग अलग बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कितने रिस्क हो सकते हैं ये पता चलेगा तुम्हें इनहेरेंट रिस्क से और कंट्रोल रिस्क से, और तुम उसको ढूंढ भी नहीं पाए, ये डिटेक्शन रिस्क है। इन सब से मिलकर के बनता है क्या? ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क का मतलब यह है कि ऑडिटर ने अपना ऑडिट कर लिया और फिर उसने अपना जो ओपिनियन दिया वो गलत हो गया। इसका मतलब चेकिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड थे। तो ऑडिट रिस्क क्या है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मिसस्टेटेड बट ऑडिटर्स ओपिनियन वाज रॉन्ग कि बुक्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फुल डिस्कशन जो है वो इस पर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है ये? बोलो। ठीक है ना? प्लानिंग करने से ऑडिट रिस्क कम हो जाता है। मतलब अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका ओपिनियन गलत होगा, इस बात के चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा? कम। क्या ये क्लियर है ना? तो की टेकअवेज क्या है? प्लानिंग इंश्योर्स ऑडिट इज कंडक्टेड इफेक्टिवली and in compliance with standards. It helps in focusing on critical areas, resolving issues timely, organizing the engagement effectively, efficiently, selecting team members, supervising their work, and coordinating with external parties. Clear है? अच्छा, एक्सटर्नल पार्टीज भी है इसमें, कोऑर्डिनेशन में एक्सपर्ट्स भी है। इसका क्या मतलब है? नहीं, एक्सटर्नल एक्चुअली में क्या होता है, देखो जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो किसी किसी कंपनी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑडिटर के एक्सपर्टाइज एरिया से बाहर होते हैं। देखो, ऑडिटर का एक्सपर्टाइज एरिया कौन सा बताओ? अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ये उसके एक्सपर्टाइज एरिया है। क्या वैल्यूएशन उसका एक्सपर्टाइज एरिया है? वैल्यूएशन नहीं है। अब वैल्यूएशन नहीं है तो मान लो कि उन्होंने दिखा रखा है, अपन इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं ना, क्लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, तो वह एनआरबी पे दिखा रखा है, तो कैसे वैल्यू करोगे? तो आप किसी, हो सकता है कि किसी वैल्यूएशन एक्सपर्ट को हायर करो। वो कौन सा एक्सपर्ट कहलाया? एक्सटर्नल। इस पे अलग से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ने कि जब आप किसी एक्सपर्ट को बाहर वाले हायर करोगे तो उसके साथ आप क्या क्या डिस्कशन रखोगे और किस तरीके से आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग करने से इसका कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है, पर आप समझो इस बात के स्पेसिफिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि अगर मान लो आप क्या करते हो, किसी भी एक्सटर्नल बंदे को अपॉइंट करते हो, तो आपको किन 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 बातों का ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो, अल्टीमेटली प्रॉपर प्लानिंग से क्या हो जाता है बेटा? ऑडिट रिस्क कम हो जाता है, इंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिट ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर।
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो फिर क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, क्या है ये? देखो, कंटिन्यूस एंड इटरेटिव, तो प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम इवेंट बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान किया और क्या सिर्फ एग्जीक्यूशन है। हर मोमेंट कुछ नया मिलता जाएगा और फिर से दोबारा से आपकी प्लानिंग होगी। हर छोटी छोटी चीज के लिए भी आप क्या कर लोगे? प्लान कर लोगे। ठीक है, इट बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। देख रहे हो क्या बोल रहा है? कब से चालू हो जाती है प्लानिंग? पिछले ऑडिट के खत्म होने से अगले ऑडिट की प्लानिंग चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि बैठ करके आप प्लान करते रहते हो, पर पिछला ऑडिट जब खत्म होता है, कोई एक ऑडिट जब खत्म होता है ना, उसकी पूरी फाइल कंपाइल होती है। अरे समझ, उस फाइल को हम पूरा पेज वाइज और टॉपिक वाइज ऐसे पूरी वो पर्ची वर्ची लगा करके पूरा अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? हम्म, एविडेंस तो ठीक है, ये फाइल अगली बार देखेंगे तो काम आ जाएगी। उसको ऑर्गेनाइज कर दिया तो अगली बार हमको पता चल जाएगा कौन कौन से एरिया में क्या क्या समस्या है। तो तुम समझ रहे हो कि एक ऑडिट खत्म हुआ और अगली बार इसी का जो ऑडिट होना है उसकी प्लानिंग एक तरीके से क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। उसकी सारी फाइंडिंग्स हम लिख लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अगली बार हम इसको ध्यान से लगा पाए। क्लियर है? फिर कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग, द टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर इज क्रूशियल एंड नीड टू बी प्लान। तब आप ऑडिट करने जाओगे, पता है किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? कि पता चला कि तुम जब गए, अच्छा, तुम ऐसे नहीं कर सकते कि उन्होंने फाइनेंशियल्स दे दिए, फिर सब अपना काम कर रहे हो, तुम ऑडिट कर रहे हो। ये 40-50 साल पहले होता था। अब क्या होता है कि भैया हर चीज के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है अकाउंटिंग और उन सब का एनवायरनमेंट, ऑनलाइन और टेक्निकल इन सब चीजों के आने के कारण। ठीक है, अकाउंटिंग आपकी सिर्फ ऐसी नहीं रह गई है कि आप बुक्स देखो और फिर कर लो। समझ में आ रहा है? इसमें पता क्या होता है कि कोई एक बंदे को वो लोग असाइन करते हैं, कंपनी वाले। मान लो कि वो बंदा बाहर जा रहा है छुट्टी पे, तो और उस दौरान हमारा ऑडिट प्लान हो गया, तो बेटा ऑडिटर फिर मिजरेबल हो जाएगा। मतलब उसको कोई भी चीज पूछना है तो बंदे क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो हमें नहीं पता, अरे ये तो हमें नहीं पता। तो फिर प्रैक्टिकली क्या हो? अगर अच्छा ऑर्डर है तो फिर बोलेगा कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, जब वो बंदा आएगा तब करेंगे। अब ऑडिटर बोल तो देगा ऐसा, लेकिन पॉइंट ये है कि यार मकसद आपका काम पूरा करना है ना, एटीट्यूड दिखाना थोड़ी। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आप भी इस बात का अगर ध्यान रख लो कि टाइमिंग वगैरह प्रॉपरली प्लान कर लो, तो क्या होगा कि उसका भी ऑडिट हो जाएगा। मतलब क्योंकि जेन्युइन हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? देखो, ऑडिटर किसी की छुट्टियां भी खराब कर सकता है। समझ में आ रही है बात? हम लोग जब ऑडिट पे जाते थे ना, मतलब समझो कि हम जब ऑडिट पे गए हैं, तो जब हम बोलेंगे तब स्टाफ घर जाएगा अकाउंटिंग का, चाहे रात के 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, कि हर किसी को ऑफिस में रुकना पड़ेगा। और कई बार मतलब हमारे काम के लिए स्टाफ को सिर्फ इसलिए रुकना पड़ेगा कि हो सकता है हमको जरूरत पड़ जाए। ऑडिटर की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब मैं जब 2004 में जब मैं ऑडिट करने गया था, ठीक है, जब हम कंपनीज में ऑडिट करते थे, यार अपन जबलपुर से गए थे, अपने को नहीं पता था कि इतना कैसा क्या रहता है। उस समय मुझे फर्स्ट टाइम मतलब वैल्यू पता चली थी। अपन पहले कर लेते हैं कि हाँ चलो यार ये वाला करियर करते हैं, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे, ये है वो है। उस समय ना, वो जो पावर होती है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, वो फील हुई थी फर्स्ट टाइम। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि यार ऑडिट कितना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और ऑडिटर की वैल्यू जो है वो कितनी ज्यादा है। मतलब कि अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना, मतलब तुम समझो कि लिटरली ऐसे राजाओं वाला ट्रीटमेंट होता था। वो डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी। समझ रहे? जहां जहां भी क्रूशल होता है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह भी हमने किए थे, भाई साहब, वो ना, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपका फील बेस्ट से बेस्ट हो। मतलब आपको खाने के लिए क्या चाहिए, वो कहीं से भी अरेंज करके लेकर के आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है,
और वो अपनी तरफ से बोल रहे थे अरे सर यहाँ घूमने जाना, वहां घूमने जाना, समझ रहे। और और हम आए हैं चेकिंग करने, मतलब कि हमारे ओपिनियन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो फिर भी प्लीज कर रहे हैं। मतलब मैं अगर गलती भी निकालूंगा तो भी वो लोग यही कर रहे हैं। तब वहां पहली बार समझ में आया था कि अरे यार ये वो लोग हैं जो हमको जानते भी नहीं। 55-60 साल के लोग हमको सर सर करके बुला रहे हैं। आ रहा है समझ में? और हमारी एज 20 भी नहीं हुई थी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये वैल्यू होती है मतलब। ठीक है, खैर। सर्टेन एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर फर्दर प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म। ठीक है ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखो पता क्या होता है, डेटा क्रेडिटर पता है कैसे चेक करता है? कॉन्फर्मेशन लेकर के। तो कॉन्फर्मेशन लेने में क्या होता है, आप एक पूरी चिट्ठी बनाओगे, समझ रहे, उसमें पूरा लिखोगे कि ये वाला बैलेंस चेक करना है। एक्चुअली में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चेक करना है कि डेटर का जो बैलेंस आ रहा है वो वही है कि नहीं। मैं डेटर की लिस्ट लेता हूँ, उसमें से क्लाइंट चुनता हूँ, उन सबको लेटर भेज देता हूँ कि भैया मुझे जवाब दो। किस बात का? कि जो अमाउंट इनके एंटिटी में दिख रहा है वो आपका है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो मैं लेटर भेजूंगा, तो अब लेटर जब जाएगा, जब वापस आएगा, तो टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए क्या होता था, जब हम लोग ऑडिट पे जाते थे ना, उसी समय सबसे पहले डेटा निकाल करके कॉन्फर्मेशन के लेटर भेज देते थे। क्यों? क्योंकि मान लो मैं ऑडिट करते करते 4 दिन बाद, 5 दिन बाद पहुंचा डेटर्स पे, और 4-5 दिन बाद भेजा, तो जब मैं भेजूंगा तब से वो टाइमिंग चालू होगी। जबकि ये पूरे लेटरबाजी में क्या होगा, टाइम लगने वाला है ना। तो आप समझो, अगर मैंने प्लान कर लिया तो मैं सबसे पहले जा करके कॉन्फर्मेशन भेज दिया, तो मेरा टोटल टाइम टेकन जो है वो क्या हो गया, इंश्योर हो गया। आ रहा है ये समझ में? प्री रिस्क असेसमेंट कंसिडरेशंस। ठीक है। अब जब मैं ऑडिट करने जाता हूं उसके पहले से ही क्या करने लगता हूँ, ध्यान से समझो। देखो मुझे गलतियां कब पता चलेंगी, जब मैं चेकिंग करूंगा, समझ में रहे। लेकिन अगर मान लो कि मैं रेशोज और ट्रेंड्स वगैरह समझ लूँ ना, तो मुझे अंदेशा लग जाएगा गलती का। ये वाली बात समझ में आ रही है? जैसे देखो, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने गया हूँ, तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, ठीक है, इस बार के जो भी अमाउंट वो रखो, और पिछले साल के सारे अमाउंट रखो इसके बाद जो। एक्सेल चलाया आप लोगों ने? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना? तो मान लो कि हमने पिछले साल के सारे अमाउंट रखे और करेंट ईयर के सारे अमाउंट लिखे, और फॉर्मूला लगा दिया कि इनके डिफरेंस का परसेंटेज निकालो कि ये कितने परसेंट बढ़ गए हैं या कितने परसेंट कम हो गए। आ रहा है समझ? तो हर चीज क्या होगी, अब जैसे एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, क्या होगा, मान लो कि 10-10, 15-15% का कुछ जंप है, किसी में कमी है, सडनली एक जो है वो 70% बढ़ गया, कम हो गया। आ रहा है समझ? उनको आप क्या कर लोगे, रेट कर लोगे। तो फिर आप पूछोगे क्लाइंट से कि भैया ये कैसे हो गया, तो फिर वो बताएगा कि भैया इस बार ये वाला ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा हो गया था, इस बार वो वाला ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा हो गया था। और कई बार वो बोल रहा है कि यार पता नहीं, होना तो खुद ही बोल रहा है क्लाइंट, कह रहे नहीं होना, तो उसका लेजर निकाला तो पता चला दूसरे अकाउंट का एक एंट्री जो है वो उसमें हो गई थी, इस कारण से उसका अमाउंट जो है वो अनयूजुअल आ रहा था। आप पॉइंट समझ रहे हो? मैंने अभी तक चेकिंग प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं की है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल, रेशियो एनालिसिस को बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है? इससे मुझे पता लग जाएगा रिस्क। देखो जब वो डिफरेंस आए ना, क्या वो डिफरेंस गलती है? जब मैंने पिछले साल का अमाउंट रखा और करंट ईयर का अमाउंट रखा और मैं डिफरेंस निकाला, परसेंटेज लगाया, क्या वो गलती है या नहीं है? बताओ। अगर परसेंटेज मान लो आ गया कि 400% ये इंक्रीज हो गया, तो वो गलती है या नहीं है? हो भी सकता है और नहीं। भाई कोई अमाउंट 400% नहीं बढ़ सकता क्या? भाई कोई खर्चा मेरा मान लो कि 2000 हुआ, समझ में रहा है, मान लो कि रिपेयर का 2000 हुआ, क्योंकि मशीन नहीं खरीदी थी, अगले साल नहीं खरीदी, पूरा उसका रिपेयर का जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए आ गया। तो आप परसेंटेज लगाओगे तो 1000% बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो आप? कि भाई जिस साल नई मशीन खरीदी तो उस साल रिपेयर का कोई खर्चा नहीं आया, लेकिन लेकिन ये बात मुझे कब पता चली, ये बात कन्विंसिंग है ना कि हाँ पिछले साल नहीं थी, इस बार रिपेयर का खर्चा आ गया। समझ में आ रहा है? और ये गलती भी हो सकती थी,
ये 2,000 का अमाउंट है, 2 लाख लिख दिया, क्योंकि कोई दूसरा सा अमाउंट जो है वो इसमें लिख दिया था। बोलो, आया समझ में? क्लियर है ना? चलो, तो प्री रिस्क असेसमेंट कंसिडरेशन, ठीक है। प्री रिस्क असेसमेंट ध्यान से समझना, ऑडिट का पूरा मैं फ्लो बताता हूँ, ठीक है। ऑडिट जब मैं करने जाऊंगा ना, तो मैं जाते ही से एकदम चेकिंग नहीं स्टार्ट करता, ठीक है। ऑडिट जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग पूरा सबसे पहले तो क्लाइंट के बिजनेस के बारे में पता करते हैं, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, इस पर अलग स्टैंडर्ड है। और जब हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं ना, जब हम उसके बारे में जान रहे होते हैं, क्लियर है, उस समय हम इस बात का अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इस एंटिटी में गड़बड़ियां होने की आशंका। देखो, तुम इस चीज को समझना, मैं फ्रॉड ढूंढने नहीं जा रहा, मैं गड़बड़ियों की जो आशंका बोल रहा हूँ ना, वो गड़बड़ियां मेरी कोई फ्रॉड वाली गड़बड़ी नहीं है। मेरे को सिर्फ इस बात से मतलब है कि एक्चुअल में जो हुआ और जो दिख रहा है उसमें अंतर ज्यादा है कि नहीं, उसमें गलती फ्रॉड कुछ भी हो सकता है। तो मैं जनरल बात सुन करके फ्रॉड का अंदाजा लगा लूं, ये सब पिक्चर में होता है। आपको सिर्फ शक हो सकता है, आ रहा है समझ में, और आप सिर्फ पूछ सकते हैं। और अगर इस तरीके से अंदाजा लगाओगे तो हर दूसरी चीज पर आपको शक हो जाएगा। प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट करने जाओगे ना, तो मैं उसका बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो हम सबसे पहले करते हैं रिस्क असेसमेंट। क्या करते हैं हम लोग? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब, असेसमेंट मतलब पता लगाना। असेसमेंट मतलब क्या होता है? पता लगाना। तो रिस्क असेसमेंट मतलब क्या हुआ? रिस्क का पता लगाना। किस चीज का रिस्क? मटीरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क। अरे समझ, मटीरियल मिस स्टेटमेंट किस कारण से हो सकती है? फ्रॉड या एरर। अरे समझ, तो हम करने जा रहे हैं रिस्क असेसमेंट, मतलब बेसिकली हम इस बात का अंदाजा लगाने जा रहे हैं कि नहीं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गलत दिखने के चांसेस क्या हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हम क्लाइंट से पूछ रहे होंगे, आप इमेजिन करो, मान लो कंपनी ने पिछले साल पोस्ट किया था 2 करोड़ का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? इस बार उनने प्रॉफिट पोस्ट किया है 3 करोड़ का। उनका शू का बिजनेस है, पूरा फिजिकल, ऑनलाइन कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में? पिछले साल कितने का प्रॉफिट पोस्ट किया था? 2 करोड़ का। और इस बार कितने का प्रॉफिट पोस्ट किया है? 3 करोड़ का। और मैं जनरली ऐसे अखबारों अखबारों में पढ़ता हूँ कि अरे यार, शूज की सेल्स जो है वो ऑनलाइन बढ़ गई है बहुत ज्यादा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और क्या कहते हैं, फिजिकल वालों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। दूसरा कि मैंने हो सकता है 1-2 लोगों के और ऑडिट किए, और उनमें एक्चुअली में ये हुआ है कि ऑनलाइन स्टार्ट होने से उनके फिजिकल मार्केट में फर्क पड़ा। समझ में आ रहा है? ये क्लाइंट दिखा रहा है क्या? 2 करोड़ से 3 करोड़ का प्रॉफिट। समझ में आ रही है ना बात? तो मैं क्या करूं? क्या मैं उसको गलत मान लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी 3 करोड़ की सेल हो सकता है? सारा है ना समझ में? हो सकता है कि उसके ग्राहक बिल्कुल अलग ही तरीके से उसने प्लान कर रखे हो, वो अपना अलग बेचता हो, लोग उसके लिए लॉयल हो बहुत ज्यादा। आ रहा है समझ? तो बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? लेकिन मैं, मतलब रिस्क तो है ना, गिवन सर्कमस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिस्क है। तो मैं यहाँ पर जब मैं सेल्स की चेकिंग करूंगा तो मैं ज्यादा ध्यान से करूंगा कि कहीं नकली सेल तो नहीं दिखाई दे। आप पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि खर्चे तो इतने कम हो नहीं सकते कि 33% का प्रॉफिट 50% का प्रॉफिट आता है। 50% प्रॉफिट जंप कैसे कर लिया अगले ने? तो अगर मान लो कि उसने कुछ सर्विस चालू को, कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, पर रिस्क असेसमेंट पहले मैं करूंगा। क्योंकि अगर ये हुआ है तो साथ में करस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीजें होंगी। किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि बस सेल बढ़ गई एकदम और 3 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। 2 करोड़ से 3 उसकी बहुत सारी करस्पॉन्डिंग चीजें जो है वो दिखाई देंगी अपने को। क्लियर है ना? अंडरस्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड असेसिंग रिलेटेड रिस्क। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
जब मैं एक एंटिटी की चेकिंग करने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ये इस इंडस्ट्री में कौन कौन से कानून है। जैसे कि आप केमिकल इंडस्ट्री करोगे ना तो 50 कानून जो कि आपको निभाने पड़ते हैं। इन जनरल किसी भी फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट और ग्रेचुटी बोनस से लेकर के 2500 कानून लग जाते हैं। तो मैं लीगल फ्रेमवर्क देखता हूँ सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हर एंटिटी को क्या करना है, ये लीगल कंप्लायंसेस भी करनी है। जो धुआं या पॉल्यूशन मेकिंग फैक्ट्री रहती है उनको इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि पॉल्यूशन कम हो। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर फिर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। देखो, 2 करोड़ की एंटिटी है तो मैं हिसाब लगाऊंगा कि अरे यार यहाँ पर ना 10 लाख से ज्यादा का मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे? और 200 करोड़ की है तो बोल रहा हूँ यहाँ पर भाई 1 करोड़ से ज्यादा का मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। 1000 करोड़ की एंटिटी है तो 10%। ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है। 1000 करोड़ में मैं बोलूँ कि अच्छा हाँ 1% हुआ ना वो, नहीं तो इतना नहीं जाता वैसे, है ना, कि चलो 5 करोड़। क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा का मिस स्टेटमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो अब समझो, एक जगह पे मैं 2 लाख भी क्या मान रहा हूँ, मटीरियल, और एक जगह में 5 करोड़ को क्या मान रहा हूँ, इमटीरियल। मतलब एक जगह 5 करोड़ के मिस स्टेटमेंट हो गए तो मिल रहे हुए कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब मेरी चेकिंग करने के बाद 5 करोड़ की गलती निकल गई और मैं बोल रहा हूँ भैया 1000 करोड़ की एंटिटी है, 5 करोड़ में कोई मिस स्टेटमेंट थोड़ी दिख रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक जगह 2 लाख की गलती हो गई तो लोग बोल रहे हैं कि अरे कैसा ऑडिट किया तुमने, देखो मिस स्टेटेड। तो एंटिटी के साइज पर होता है। तो मैं एक अंदाजन अमाउंट निकालूंगा, उसके लिए भी है कैलकुलेशन के तरीके। मैं एक अमाउंट निकालूंगा जो कि मैं कैसा रखूंगा कि इससे ज्यादा का मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। मतलब मैं अपनी चेकिंग कितनी गहन रखूं, कितनी इंटेंस, कितनी डेप्थ में मैं चेकिंग करूं कि मैं ये श्योर हो पाऊं कि हाँ यार इससे ज्यादा की गलतियां तो नहीं होंगी। अरे समझ, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, मटीरियलिटी। ठीक है ना? तुम ऐसे समझो कि मटीरियलिटी वो अमाउंट है जिस अमाउंट की मैं अ, आश्वासन दे रहा हूँ शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को, स्टेक होल्डर्स को। क्या भाई 1 करोड़ की एंटिटी भाई देखो, 1 लाख से ज्यादा का मैं स्टेटमेंट नहीं होगा। अरे समझो, मतलब मेरी चेकिंग के बाद गलतियां निकल भी जाएंगी तो भी वो गलतियां 1 लाख से ऊपर की नहीं। एक तरीके से इस बात का मैं उनको क्या दे रहा हूँ, आश्वासन। याद रखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये तुम गारंटी दे दो। समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो ऐसा हो गया तो क्या होगा, तुमने की चेकिंग, है ना, तुम 1 लाख का लेकर के चले थे, ठीक है, और तुमने चेकिंग की, तुमने बोला हाँ ट्रू एंड फेयर है, और बाद में पता चला कि उसके फ्रॉड रॉड निकल गए, 25 लाख का उसका फ्रॉड निकला, या चलो 10 लाख का उसका फ्रॉड निकला। अब क्या होगा बताओ? ऑडिटर चेकिंग करके चला गया, ऑडिटर ने बोला था गलती नहीं, ऑडिटर ने ओपिनियन भी दे दिया, और अब गलतियां निकल गई। ओपिनियन दो अपना, क्या लग रहा है तुम, क्या होगा बताओ? इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट क्या होगा अल्टीमेटली। मतलब ऑडिटर की गलती है या नहीं? ऑडिटर ने 1 लाख का बोला था ना, और कितना 5 लाख का फ्रॉड निकल गया, 10 लाख का निकल गया। अब बताओ ऑडिटर पे बात आएगी कि नहीं आएगी? मतलब तुम अपना ओपिनियन दोगे तो मैं तुमको एक्चुअली में उसके थ्रू फिर मैं सिखाऊंगा जो तुम सोच रहे हो ना। मैं तुम्हें उस लेवल से सिखाऊंगा, इसमें मेरे पास बताने के लिए सैकड़ों बातें हैं। पर मैं तुम्हारे पर्टिकुलर, तुम्हारे हिसाब से बता दूंगा अगर तुम मुझे अपने ओपिनियन शेयर करोगे तो। हाँ लेकिन ये जेनरिक हो गया। और तो है ही, अगर जानबूझ के किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो फंसी जाएगा, बिल्कुल। और पर नहीं किया उसने जानबूझ के, अब बताओ। ऑर्डर के सैंपल चेकिंग में नहीं आया, हाँ, तो ऑर्डर बच जाएगा।
मतलब ये तो ठीक है बात, बट एक बहुत ही स्पेसिफिक बात है। अगर ऑडिटर बचेगा तो क्या दलील दे करके वो बच सकता है, मतलब वो क्या साबित करेगा तब वो बच पाएगा, ये बताओ अच्छा बस। एविडेंस देगा कि उसने चेकिंग करी थी, इंडिपेंडेंट। और कैसे काम नहीं चलेगा? तुम इंडिपेंडेंट हो तो क्या तुम फ्रॉड नहीं कर सकते? पैसे ले लियो तुमने प्राइवेटली तो एविडेंस तुमने वही वही निकाले हो जो गड़बड़ हो तो, मतलब जो ठीक हो तो। एंगेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, LOR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैनेजमेंट लेटर, अलग अलग है। हाँ खैर बताओ, डिस्कस करो ना तो तुमको तुमको खुद ही को इंसाइट मिलेगा। जोर डालो दिमाग पर, तुम समझो, तुम प्रैक्टिकली इस बात को सोच करके देखो बेटा, ये कितनी बड़ी बात है। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, समझ में आ रहा है? फिर तुम्हारे पास एक कंपनी आई ऑडिट करने, तुमने कंपनी के ऑडिट किया, ठीक है, और तुमने 1 लाख की मटीरियलिटी लेकर के चले, 1 करोड़ का एंटिटी का साइज था, ठीक है। तुमने चेकिंग कर दी, तुमने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ट्रू एंड फेयर है, 1 लाख से ऊपर के स्टेटमेंट एक तरीके से तुमने बोला कि नहीं, समझ ना, और फिर कंपनी में 10 लाख के स्टेटमेंट निकल गए, ठीक है ना। तो अब एवरीबडी इज लुकिंग एट यू कि हाँ भाई ये क्या था। नाउ व्हाट विल यू से जिससे कि बचोगे? मैं तो बोल रहा हूँ ना, 10 लाख, 1 लाख से फर्क नहीं पड़ना था, गलतियां 10 लाख की हैं, तो मटेरियलिटी तो हिट हो ही गई ना। चेकिंग के बाद क्या? ये तो उसी की बात हो रही है ना जो उसने ऑडिट की है। चेकिंग के बाद क्या? हाँ? किसने? तो लोग बोलेंगे तुमको समझ में नहीं आया, एविडेंस रॉन्ग है, तुम लोग चार चार एविडेंस लेते हो, हर चीज थोड़ी ना फ्रॉड कर लियो अभी। देखो एक चीज समझो, ऑडिटर ये साबित करेगा कि मैंने अपना पूरा ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया हुआ है, जो लॉज में लिखा हुआ है उसके हिसाब से किया हुआ है, उसके हिसाब से मुझे जितने सैंपल निकालने थे वो मैंने निकाले हैं, लीगली जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरी की है, मैंने सारे स्टैंडर्ड्स ऑडिट करते समय निभाए। अब इसको ध्यान रखते हुए इसके अलावा उन लोगों ने अगर केयरफुली प्लान फ्रॉड किया है तो वो मेरे एविडेंस में नहीं आ पाए। मैंने मिनिमम उतने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं जो कि लीगली प्रिस्क्राइब्ड थे। ऑडिटर तब फंसेगा जब वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसका उसके प्रोसीजर वो डिसाइड करता है, बट मिनिमम प्रोसीजर सारे कहाँ पर लिखे हुए? स्टैंडर्ड्स वगैरह में लिखे हुए, तो भैया ये इंश्योर कर लेना, ये इंश्योर कर लेना, समझना है? तो भाई जो भी एविडेंस है उन एविडेंस को वो प्रॉपरली चेक करेगा। मान लो कोई एविडेंस है जिसमें कि उसको शक होना चाहिए था और उसको नहीं हुआ, उस एविडेंस को उसने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑडिटर फंस जाए। मतलब किसी एविडेंस को देख करके अगर ये बोला जाएगा अच्छा ये तुमने कैसे ऐसे एविडेंस ले लिया, समझ में आ रहा है, ये तो अपेरेंटली दिख रहा है कि गलत है, ऑडिटर इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। समझ में आ रही है ये बात? क्लियर है? बस उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होती, क्लियरली होना चाहिए कि भाई ये एविडेंस तुमने जो एक्सेप्ट कर लिया ये तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना था। इस तरीके की बातें ऑर्डर को फंसा दी। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो मटीरियलिटी बना लेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट प्लान करेगा तो उसको पता चलेगा, जैसे IT बेस्ड एंटिटी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर वाले भी लोग आपको चाहिए पड़ेंगे जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को चेक कर पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें कि एक्सपर्टाइज किसका नहीं होता, ऑडिटर का। क्लियर है? और अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, मैं एंटिटी के लोगों से बात करता हूँ, आ रहा है सब,
जब उन लोगों से बात करता हूँ, उनके बारे में मैंने अगर कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ पता है, जो बातें कर रहे हैं लोग, इस सबसे ना एक माहौल का पता लगता है। समझ रहे? क्योंकि जो व्यक्ति चोर होता है उसके बारे में सब लोग एक तरीके से बात कर रहे थे कि अरे चोर है ये, अरे समझ में ये वर्कर बात कर रहे होते हैं, आप लंच में खाना खा रहे हो, आप ओवरहेड करते हो कि अरे यार, ओनर के बारे में लोग बोल रहे हैं कि अरे यार, इसको अच्छा इंसान होना चाहिए था, ये है वो है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इससे इन जनरल माहौल का पता लगता है, और ये भी रिस्क असेसमेंट का एक पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया उसके बारे में। प्रोसीजर किस तरीके से, बहुत सारे डाइसी प्रोविजन इस तरीके के वो लगा रहे हैं, पॉलिसीज इस तरीके से लगा रहे हैं जो कि डाइसी है। समझ में रहे? काम ही इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि अरे यार कोई सिस्टम नहीं है, कुछ डाइसी सा है। तो क्या होगा? इससे पूरा शक क्रिएट होगा। इस बात का, जितना ऑडिटर को शक क्रिएट होगा ना, उतनी उसकी चेकिंग इन डेप्थ होती जाएगी। ये पूरी सब्जेक्टिविटी का खेल है, याद रखना। हम एज एन ऑडिटर ये तय नहीं कर सकते कि जाके 4 वाउचर चेक करो, कि 6 वाउचर चेक करो, कि 10 वाउचर चेक करो। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ इतना सब्जेक्टिव सा होता है कि ऑडिटर जो है ना, वो काम करते करते एनालाइज करता है कि अरे यार यहाँ थोड़े से और चेक कर लेता हूँ, यहाँ थोड़े कम कर लूंगा तो चल जाए। आ रहा है क्या ये समझ? ठीक है ना? लीगल फ्रेमवर्क के कंसिडरेशन के क्या है एग्जांपल? टेलीकॉम वगैरह पे अलग से कानून लगते हैं। आ रहा है समझ? ठीक है। और ट्राई की रेगुलेशन है, सिक्योरिटीज मार्केट है तो सेबी की रेगुलेशन अलग से लगती है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? और क्या है? तो आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट कुड इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे समझ में? वो सारे मैटर्स जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क पड़ेगा, उन सबको मैं कंसिडर करूंगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स हो गया, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होगा। अभी ये पढ़ेंगे अपन लोग कि हम ऑडिट के प्रोसीजर तो करते ही है, पर एंटिटी के गलत होने के चांसेस क्या है, इसकी चेकिंग अलग से होती है। एंटिटी से बात करो, जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनसे बात करो, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। उनकी पॉलिसीज देखो, जो मैंने अभी बताया ना तुमको, कि जितना मामला डाइसी लगेगा, और मामला डाइसी है कि नहीं है, इसके लिए जो प्रोसीजर लगाओगे वो क्या होंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्लियर है? ठीक है। की टेक अवेज, ऑडिट प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है ना? पिछले ऑडिट के एंड से जब तक करंट वाला फिनिश नहीं हो जाता तब तक चलता है। टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स इज क्रूशियल, विद सर्टेन स्टेप्स नीडिंग कंप्लीशन बिफोर अदर्स। आपको प्लान करना पड़ेगा कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। प्री रिस्क असेसमेंट कंसल्टेशन इंक्लूड एनालिटिकल प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी, असेसिंग द नीड्स फॉर एक्सपर्ट, ये सब है। समझ में रहा है? ये देखो, इसको जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, तो जितना रिपीट होता है उतना वो दिमाग में स्टे करेगा। कुछ कुछ चीजें इसमें बीच में बहुत ड्राई आएंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली जितना रीड करते रहोगे ना, उतना फिर एनालिसिस आपका होता जाएगा। अगर एक बार आपके दिमाग में कंप्लीट पिक्चर बन गई, तो फिर याद करने की चीजें आपकी बहुत कम हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो आपके लिए फिर हर चीज याद करना है, और फिर ऑडिट जो है वो एक टफ सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? आप इतिहास उठा करके देख लो, और आप करेंट में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, अब तो बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो भी दे चुके होंगे, या जो भी होगा, तुम उन सबसे बात करके देख लो। एवरीबडी वुड से कि ऑडिट के पेपर का कुछ नहीं कह सकते। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऑडिट का पेपर जो होता है वो पर्टिकुलर आता है। जो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ से आया है, कैसा आया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उतना पढ़ नहीं पाते हैं ऑडिट को। समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल पिन पॉइंट एक एक क्वेश्चन मैच करा सकता हूँ मॉड्यूल से। इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल से ही देता है पेपर, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको आसानी से कर भी सकते हैं। ये बात अपन पुराने पेपर्स वगैरह सॉल्व करके भी देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो फिर प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द लीगल फ्रेमवर्क। ये हो गया पूरा, है ना? ठीक है। चलो, आज इतना ही करते हैं।
बाकी कल करेंगे अपन ये, ठीक है। चलो कल से मैं डॉट 8 बजे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। आज लेट आया था मैं क्योंकि मैं भूल जा रहा था कल, और आज मैं भूल जा रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैथ्स की क्लास 8:15 तक लगती है लगभग, तो अब मैं याद रखूंगा, ठीक है।